हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सो कल पेपर हुआ है नीट 2026 का। क्वेश्चन का जो लेवल था एज सच कुछ 2025 के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से हो। क्लास 12th का इस बार हर बार की तरह ही कह सकते हैं, क्लास 12 थोड़ा सा ज़्यादा था, क्लास 11th के पोर्शन थोड़े से कम थे। एज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन ठीक ठाक थे। फिर उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स के भी बहुत आसान आसान से 4-5 क्वेश्चन वहां से भी थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चन है एक बार। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन पहला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। स्पीड ऑफ लाइट को हम यूनिटी ले रहे हैं, लाइक एक कोई नया सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया। वैसे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होता है, 3 × 10⁸ बट इन्होंने कहा कि हमने कोई नया सिस्टम लिया और उसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट को यूनिटी ले लिया। टाइम का यूनिट इन्होंने चेंज नहीं किया है, बस स्पीड ऑफ लाइट चेंज किया। और ये बोल रहे हैं अब कि टाइम जो लग रहा है लाइट को आने में ग्राउंड तक, अर्थ तक, वो है 6 मिनट 40 सेकेंड। क्या है बच्चे, जो टाइम लग रहा है यहाँ लाइट को आने में अर्थ तक सन से, वो क्या है 6 मिनट 40 सेकेंड। 6 मिनट 40 सेकेंड। और हमसे बोला है कि इस नए यूनिट में डिस्टेंस क्या है सन और अर्थ के बीच में। तो अगर हम इस 6 मिनट 40 सेकेंड को, ये जो मेरे पास है 6 मिनट 40 सेकेंड, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं सेकंड में, तो 6 मिनट मीन 6 × 60 + 40 यानी 360 + 40, तो ये आ जाएगा 400 सेकेंड। और हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्पीड हमें यूनिट लेनी है इनटू टाइम, यानी 400 न्यू यूनिट में, 400 न्यू यूनिट में। तो आंसर क्या आएगा 400 न्यू यूनिट में, ऑप्शन 4। ओके, सो बहुत बेसिक सा वैल्यू फिलिंग क्वेश्चन था। आपको बस करना क्या था, आपको इस टाइम को कन्वर्ट करना है एंड देन डी इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगाना है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है आपसे, सारी चीजों का फॉर्मूला, यंग मॉडुलस का, कंप्रेसिबिलिटी का, बल्क मॉडुलस का। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ ऑप्शन को देखें ध्यान से, तो ऑप्शन में ए का फोर्थ, ए का थर्ड, ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ए का फॉर्मूला पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अब यहाँ दिख रहा है क्या है, ए यंग्स मॉडुलस। क्या है यंग्स मॉडुलस। हमने एक तो डेल्टा एल का फॉर्मूला पढ़ रखा है। डेल्टा एल क्या होता है बच्चे, ये एलोंगेशन, ये होता है FL/AY, FL/AY, ये सबको याद होता है। डेल्टा एल क्या है, FL/AY। तो अगर इस डेल्टा एल से हम y निकालने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा है y क्या हो जाएगा, FL/A डेल्टा एल। y क्या हो जाएगा बच्चे, FL/A डेल्टा एल। ये हमारे पास हो जाएगा यंग मॉडुलस। और अगर हम देखें तो FL/A डेल्टा एल ऑप्शन 2 में है, यानी a का क्या होगा 2, a का 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 में है और किसी में नहीं है। तो सिर्फ ये एक पार्ट कर देने से, ये जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये हो जाएगा, सिर्फ ये एक पार्ट कर देने से, और कोई पार्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी हम चीजें कर सकते हैं, लाइक बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है मेरे पास बच्चे, तो ये है चेंज इन प्रेशर। बल्क मॉडुलस, जैसे अगर हम कहें यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस क्या है हमारे पास, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये यंग मॉडुलस है। ठीक ना, कौन सा स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडिनल एंड सेम उसी तरह का स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो यानी प्रेशर बाय डेल्टा V/V। पॉइजन्स रेशियो क्या है बच्चे, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डिवाइड बाय लेटरल स्ट्रेन। बट आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आपको पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है इस बार जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। क्लियर है ना। कंप्रेसिबिलिटी क्या है बच्चे, तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। ओके, आई होप क्लियर है। बढ़ते आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास है द करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो, ऑल डायोड्स आर आइडियल एंड आइडेंटिकल। आइडियल डायोड का मतलब है कि हमें उसका रेजिस्टेंस 0 मान लेना है जब भी वो फॉरवर्ड बायस में होगा। अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास रिवर्स बायस में है, तो अगर मैं सर्किट बनाऊं तो ये ओपन की तरह बिहेव करेगा, रिवर्स बायस में है तो। ठीक है बच्चे, आगे वाले को देखें तो ये फॉरवर्ड बायस में है, अगेन ये कैसे बिहेव करेगा, वायर की तरह, कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो ये मेरे पास है 2 ओम,
ये है 2 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस हम गायब कर देंगे क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है इसके साथ, तो इसको हम गायब कर देंगे। नेक्स्ट वापस से ये कौन से बायस में है, रिवर्स बायस में, वापस से ये वाला जो हमारे पास है वो गायब हो जाएगा क्योंकि ये वापस से ओपन सर्किट हो गया, तो वापस से इसको हम गायब कर देंगे। फिर आगे वाला रेजिस्टेंस वापस से हमारे पास क्या है बच्चे, फॉरवर्ड बायस में, तो वापस से ये रहेगा हमारे पास 4 ओम। ठीक है, यहाँ बैटरी क्या है 10 वोल्ट। हमसे बोला है ये वाला करंट, ये भी नहीं पूछा है कि इसमें बता दो या उसमें बता दो, हमसे क्या बोला है ये वाला करंट बोला है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इस वाले करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 4 और 2 किसमें है बच्चे, पैरेलल में, और पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, प्रोडक्ट बाय सम। क्या होता है बच्चे, पैरेलल में इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट बाय सम, यानी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4 into 2 अपॉन सम हो जाएगा 6 2 3 6 4/3। तो हमको दिख गया आर इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास 4/3। अब अगर आर इक्विवेलेंट 4/3 है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। V क्या है मेरे पास 10 इज इक्वल्स टू आई नहीं पता, R क्या है 4/3, 4/3। तो यहां से I क्या हो जाएगा 30/4, यहां से हो जाएगा 2 2 4 15 2 30, I इज इक्वल्स टू 15/2। दिख रहा है हमें ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन 4 15/2। क्लियर है। बहुत नॉर्मल बेसिक डायोड का क्वेश्चन है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में ब्लॉक कर देता है करंट को। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ओके ओके देन आई होप ये भी कर लिया होगा आपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है बच्चे, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 600 आरपीएम, यानी N1 दे रखा है 600 आरपीएम। फिर हमको N2 दे रखा है बच्चे 1200 आरपीएम। N1 क्या दे रखा है 600 आरपीएम, N2 दे रखा है 1200 आरपीएम, और टाइम कितना लगा है बच्चे 10 सेकंड। कितना लगा है 10 सेकंड। और हमसे बोला है कि कितना रिवोल्यूशन होगा, इतने देर में फ्लाईव्हील का रिवोल्यूशन कितना होगा। ठीक ना, बोला है हमसे रिवोल्यूशन कितना होगा, ये हमसे बोला है। ठीक, तो अगर हमसे रिवोल्यूशन बोला है तो दो तरीके सवालों करने का। पहला, या तो हम n को कन्वर्ट कर दे ओमेगा में, एंगुलर स्पीड निकाल ले, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n/60, अगर n आरपीएम में दे रखा है तो ये पहला तरीका है। दूसरा, हम n को कन्वर्ट ना करें, सारे इक्वेशन को हम n में ही यूज कर ले, जितने भी हमारे पास इक्वेशन है उसको हम n में ही यूज कर ले। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूं थीटा बराबर ओमेगा एवरेज या एन एवरेज इंटू टी, जो कि क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा कांस्टेंट है, देन उस केस में क्या हो जाएगा ओमेगा एवरेज इंटू टी। तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू टी। n1 क्या है मेरे पास बच्चे, तो n1 है 600, n2 कितना है बच्चे 1200। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, बाई 2 इंटू टी क्या है मेरे पास बच्चे 10 सेकंड। क्या है बच्चे 10 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 2 5 10, और ये 1200 प्लस 600 1800, 1800 बाई 2 इंटू 5 सॉरी, ये आपका हो जाएगा n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा 1200 एंड 600 1800 बाई 2 इंटू टी। तो टी क्या है मेरे पास 10 सेकंड। एक जो काम बच्चा नहीं करता है वो ये है कि ये जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास 1800 है ना, ये आरपीएम दे रखा है बच्चे। क्या दे रखा है ये आरपीएम। अगर ये आरपीएम ना देके आरपीएस दिया होता देन हम टाइम को सेकंड में सीधे सीधे यूज कर लेते। अगर आरपीएम ना देके आरपीएस दिया होता तो टाइम को हम सीधे सीधे किस में यूज कर लेते सेकंड में। लेकिन यहाँ आरपीएस नहीं दे रखा है बच्चे, क्या दे रखा है आरपीएम। तो हमें टाइम को मिनट में यूज करना पड़ेगा, टाइम को मिनट में यूज करना पड़ेगा। अब सेकंड से मिनट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड सॉरी, सेकंड को मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 60 से डिवाइड कर दिया। 10 इंटू 6 इज 60 एंड 6 इंटू 300 हो जाएगा 1800 एंड 2 इंटू 150 इज 300। सो आंसर यहाँ से क्या आएगा, थीटा के बजाय ये हम कह रहे हैं आरपीएम या रिवोल्यूशन कह रहे हैं हम, रिवोल्यूशन, क्योंकि हम एन यूज कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट क्या आएगा आंसर रिवोल्यूशन। अगर हम एन यूज नहीं कर रहे होते तो आंसर डायरेक्ट रिवोल्यूशन नहीं आता। ओके, अब ये जो सेम क्वेश्चन है ना, इसको हम कर सकते हैं सॉल्व कहां से बच्चे, ओमेगा से। एक बार ओमेगा से भी देख लीजिए। हाँ, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब ओमेगा क्या होता है बच्चे 2 पाई n बाई 60,
तो 2 पाई n क्या है मेरे पास, तो n है पहला वाला 600 बाई 60, तो 6 10 जा 600 20 पाई, तो ओमेगा 2 क्या आ जाएगा बच्चे 40 पाई, क्या आ जाएगा 40 पाई, तो थीटा हो जाएगा 20 पाई प्लस 40 पाई बाई 2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा टी मेरे पास है 10 सेकंड, तो मैं 10 पुट कर देता हूं अभी, 2 5 जा 10, 40 एंड 20 इज 60 पाई इंटू 5, ये हो जाएगा 300 पाई, 300 पाई। हमें क्या पता है एक रिवोल्यूशन में कितना पाई होता है बच्चे 2 पाई, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, हमारे पास कितना है 300 पाई, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 पाई बाई 2 पाई, पाई कैंसिल्स पाई, 2 इंटू 150 इज 300, सो आंसर क्या आएगा बच्चे 150, ऑप्शन 3, आंसर क्या होगा बच्चे 150। तो आप इस क्वेश्चन को चाहो तो आरपीएम वाले से भी कर सकते थे, आरपीएम से अगेन कैसे करते, तो हम वहां लिखते क्या बच्चे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, सीधे लिखते ना वहां, थीटा नहीं लिखते, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू टी, बट अगर मैं यहाँ आरपीएम लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास टाइम है उसको सेकंड से मिनट में चेंज करूंगा, क्योंकि आरपीएम क्या होता है बच्चे रिवोल्यूशन पर मिनट, पर सेकंड नहीं होता, पर सेकंड क्या होता है आरपीएस, जब यहाँ रिवोल्यूशन पर मिनट है तो आपको क्या करना है टाइम को मिनट में पुट करना है, तो n1 क्या है बच्चे 600, n2 क्या है बच्चे 1200 बाई 2 इंटू टाइम क्या है मेरे पास 10, अब ये सेकंड में है, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 10 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 1800 बाई 12, तो हमें पता है 15 टाइम में जाएगा ये, तो यहां से आएगा 150 रिवोल्यूशन, तो n1 n2 से करेंगे तो डायरेक्ट रिवोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन ओमेगा से करेंगे तो थीटा आएगा, फिर उसको 2 पाई से डिवाइड करके रिवोल्यूशन निकाल लेंगे, दोनों तरीके से जा सकते हैं हम। मेरे हिसाब से आप n1 n2 वाले के साथ जा सकते हो, कोई मसला नहीं है इसके साथ आप जा सकते हो, लेकिन आपको जो बात यहाँ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ जो रिवोल्यूशन है वो आरपीएम में दे रखा है, आपको उसको कन्वर्ट करना है इधर आरपीएस में, या फिर आप टाइम को कन्वर्ट कर लो सेकंड से मिनट में, सो बेहतर ये है कि आप टाइम को कन्वर्ट कर लो कहां से बच्चे सेकंड से मिनट में, ठीक 60 से डिवाइड करके। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। कह रहे हैं हमसे फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड टी द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम, हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन टाइम के साथ, ठीक है। अब हमें क्या बताया बच्चे, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट तो होती नहीं है, अगर हम एक सिंपल पेंडुलम को देखें तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है एक्सट्रीम पे एंड मैक्सिमम होती है मीन पे, जीरो कहां पे होती है एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम कहां पे होती है मीन पे, ये बात क्लियर है ना आपको, यानी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती, तो जहां जहां निगेटिव होगा वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो एक ऑप्शन 4 में निगेटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता, उसके अलावा कांस्टेंट भी नहीं होने वाली है तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, और उसके अलावा हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कहां पे जीरो है बच्चे एक्सट्रीम पे, कहां पे जीरो है एक्सट्रीम पे, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो भी होना है। अगर मैं ग्राफ नंबर 2 में देखूं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो कहीं भी नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, सो आंसर क्या होगा ऑप्शन 3, आंसर क्या होगा ऑप्शन 3। आप सीधे सीधी लॉजिक से जा सकते थे इस क्वेश्चन पे, कुछ भी नहीं करना था, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना था, बस एक सिंपल पेंडुलम फील करना था कि वो सिंपल पेंडुलम है क्या, कैसा होता है सिंपल पेंडुलम, उसमें क्या कब जीरो होता है, और उसके अलावा आपको सारे ऑप्शंस को देखने थे। बाकी अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एंड वी को आप लिख सकते हो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब यहाँ जो ग्राफ है ना वो कहां से शुरू किया, एक्सट्रीम से शुरू किया है, तो एक्सट्रीम पे जीरो होता है एंड देन फिर हमें दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर है, तो सारा ही पार्ट क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव, तो आप ये भी बना सकते हो, बट ये इक्वेशन की जरूरत तब पड़ेगी ना जब यहाँ एक जगह t/2 एक जगह t/4 एक जगह t होगा, तब पड़ेगी, अभी जरूरत यहाँ पड़ने वाली नहीं है। अगर इस जैसे ही 3 ग्राफ होते 2 ग्राफ होते देन आप इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती आपको, और देन आप उन तीनों में डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज करते, लेकिन अभी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऐसे दे रखे हैं कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से कर सकते हो, जैसे ये कांस्टेंट नहीं हो सकता पहली चीज तो, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में हमें पता है कि एक्सट्रीम पे जीरो होता है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, जीरो होना है तो ये ग्राफ हो ही नहीं सकता, निगेटिव हो नहीं सकता तो ये ग्राफ होगा ही नहीं, सो सीधे सीधे ऑप्शन 3 दिख रहा है आपको, ओके।
तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूले भी यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी आप छोटे से कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, आई होप क्लियर है। बढ़ते आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो बच्चे बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना क्या है? 2 ओम का, और कह रहा है कि द करंट इन दिस सर्किट इज, और साथ में एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, मान लेते हैं वो आर है। क्या है बच्चे? आर है, और करंट क्या है सर्किट में? 0.6। तो हमें यहां दिख रहा है जब मैं रेसिस्टर से कनेक्ट करूंगा एक ही बैटरी को तो बैटरी 0.6 एम्पियर है, 0.6 एम्पियर। अगर मैं रेसिस्टर से कनेक्ट करूंगा एक ही बैटरी को तो बैटरी क्या होगा? डिस्चार्ज। बैटरी क्या होगा? डिस्चार्ज। और अगर बैटरी डिस्चार्ज होगा देन टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चे? V माइनस आई आर, V माइनस आई आर। अगर बैटरी चार्ज हो रहा होता है, ये किसके केस में बच्चे? डिस्चार्जिंग के केस में। अगर बैटरी चार्ज होता है देन क्या होता है बच्चे? V प्लस आई आर, जब क्या हो? चार्ज हो। तो यहां हमें क्या यूज करना है बच्चे? V माइनस आई आर। V क्या है? 12 माइनस I क्या है? 0.6, इंटरसेंस क्या है? 2, तो 12 माइनस 1.2, 12 माइनस 1.2, तो क्या हो जाएगा ये बच्चे? 10.8, 10.8। सो आंसर इज ऑप्शन 4, 10.8 वोल्ट। ऑप्शन 4, 10.8 वोल्ट। क्लियर है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग में पता हो कि क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज। चार्जिंग में V प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग में V माइनस आई आर, सिर्फ उतने के अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन हो सकता था। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है a flask contains argon and chlorine in ratio 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27. The ratio of root mean square of the molecule of two gases. हमसे क्या पूछा है बच्चे? VRMS का रेशियो। VRMS क्या होता है बच्चे? अंडर रूट 3RT बाई M। टेम्परेचर क्या दे रखा है हमको? कांस्टेंट। क्या दे रखा है? कांस्टेंट। तो VRMS किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चे? 1 अपॉन अंडर रूट M के, 1 अपॉन अंडर रूट M के। सिंपल। अब हमको दोनों का मास दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है। हमसे पूछा है पहले किसका? VRMS आर्गन का, फिर VRMS क्लोरीन का। तो ये क्या हो जाएगा? जो RMS वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलर मास के, मोलर मोलिकुलर मास कह लीजिए उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या मोलर एटॉमिक मास कह लीजिए उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ VRMS आर्गन बाई क्लोरीन अंडर रूट के, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट मास ऑफ क्लोरीन बाई अंडर रूट मास ऑफ आर्गन। मास ऑफ क्लोरीन क्या है बच्चे? 70 अपॉन इसका मास क्या है बच्चे? 40, तो अंडर रूट 70 बाई 40, जीरो कैंसिल जीरो, अंडर रूट 7/2, अंडर रूट 7/2, अंडर रूट 7/2 ऑप्शन ए। आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ VRMS के फॉर्मूले पे है। ओके, बढ़ते आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल, द रिफ्रैक्टेड रे QR, ये QR पैरेलल है बेस के। तो जब ये पैरेलल है तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? E। और यही कंडीशन क्या है हमारे पास? मिनिमम डेविएशन का। I बराबर E एंड R1 बराबर R2। किसका कंडीशन बच्चे? ये मिनिमम डेविएशन का। हमें पता है I प्लस E इज इक्वल्स टू A प्लस D या डेल। I प्लस E बराबर A प्लस डेल। I और E बराबर है, I कितना दे रखा है? 50, E भी कितना होगा? 50, बराबर A दे रखा है हमको 60 प्लस डेल। यहां से डेल क्या हो जाएगा? 100 माइनस 60 यानी 40 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बच्चे? 40 डिग्रीज। ऑप्शन 3 40 डिग्री। क्लियर है ना? बहुत, बस आपको ये फॉर्मूला अगर पता है I प्लस ई इज इक्वल्स टू A प्लस डेल, ये फॉर्मूला पता होता है क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज करके हम मिनिमम डेविएशन वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल M/2 अपॉन साइन A/2, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम वो निकालते हैं। एंड I प्लस ई इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? A प्लस डेल। और हमें पता है कि जब ये पैरेलल होती है तो I बराबर E होता है और R1 बराबर क्या होता है बच्चे? R2 होता है। ठीक, आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपको। बढ़ते आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैच द कॉलम है। क्या है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E इज इक्वल्स टू एच न्यू क्या है बच्चे? एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन E क्या होता है? एच न्यू या HC बाई लैम्डा, HC बाई
लैम्डा। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ। ए का फोर्थ 3 ऑप्शन में है, बी पे जाते हैं। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये बात याद रखिए कि लाइट जो है हमारे पास, लाइट का डुअल नेचर है। जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। पार्टिकल कब बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह लाइट कब बिहेव करता है, जब उसको एनर्जी एक्सचेंज करना होता है, उसको एनर्जी एक्सचेंज करना होता है। और वेव की तरह कब बिहेव करता है, जब वो प्रोपोगेट कर रहा होता है। तो जहां भी एनर्जी एक्सचेंज करना होगा वहां लाइट कैसे बिहेव करेगी, पार्टिकल की तरह। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे लाइट कैसे बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। कॉम्पटन इफेक्ट, लाइट कैसे बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। लेकिन जब भी वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन तीनों केसेस में लाइट कैसे बिहेव करती है, वेव की तरह। तो यहाँ लाइट कैसे बिहेव करने वाली है, वेव की तरह। यानी बी का 3, बी का 3 भी अभी 2 ऑप्शन में है। आगे जाते हैं हम। अगेन लैम्डा बराबर h बाई पी, क्या है बच्चे ये, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। सो आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। क्लियर है। एंड कॉम्पटन इफेक्ट अगर आपको नहीं भी पता होता तब भी आप मैच द कॉलम ये कर लेते, बट जब भी हम पढ़ाते हैं लाइट का बिहेवियर, डुअल नेचर, जब भी पढ़ाते हैं, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, हम साथ में कॉम्पटन इफेक्ट की भी बात करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट बच्चे पहले था सिलेबस में, अभी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। बट जब हम ये पढ़ते हैं कि लाइट का डुअल नेचर है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, तो पार्टिकल की तरह कब बिहेव करती है, जब लाइट हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज करती है। क्या करती है बच्चे, एनर्जी एक्सचेंज। वेव की तरह कब बिहेव करती है, जब वो प्रोपोगेट करती है। तो जब एनर्जी एक्सचेंज करना होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगी, पार्टिकल की तरह। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी एक्सचेंज करती है लाइट, लाइट अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देती है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। सेम कॉम्पटन इफेक्ट में लाइट एनर्जी एक्सचेंज करती है। ओके, आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in first excited state of hydrogen atom the energy of electron is minus 3.4 electron volt। एनर्जी क्या है बच्चे, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे क्या बोला गया है, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस in this case is approximately radial distance between hydrogen atom and nucleus, hydrogen nucleus and electron, sorry, hydrogen nucleus and electron, इनके बीच का हमसे क्या बोला गया है बच्चे, रेडियल डिस्टेंस। तो ये कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चे, ये टोटल एनर्जी। तो हमें क्या पता है बच्चे, जो काइनेटिक का मैग्नीट्यूड है और जो टोटल का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है, और जो पोटेंशियल है वो टोटल का डबल होता है। जो पोटेंशियल है वो टोटल का डबल होता है, ठीक ना बच्चे। जो हमारे पास पोटेंशियल है वो टोटल का क्या होता है बच्चे, वो हमारे पास है टोटल का डबल, टोटल का डबल, ठीक ना। तो अगर हम देखें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू, यहां हमको बोल रखा है हाइड्रोजन न्यूक्लियस है तो हम वहां भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ले लेते हैं, तो के क्यू हो जाएगा ई, एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, ई डिवाइडेड बाय आर। ये है पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। क्या है बच्चे, ये पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा बच्चे किसके बराबर, 2 टाइम्स टीई। तो 2 इंटू टोटल एनर्जी क्या है बच्चे, 3.4। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम ई यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं हम, ई यूज कर लेते हैं। एक ई से एक ई हो जाएगा बच्चे कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब अगर हमको आर चाहिए तो आर यहां से क्या हो जाएगा, के इंटू ई अपॉन 2 इंटू 3.4। के की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 दे रखा है आपको। ई की वैल्यू क्या है बच्चे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.4, 2 इंटू 3.4। यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा आपका 2 8 16 0.8, एंड ये हो जाएगा 9 8 22 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 3.4। इससे ये कैंसिल कर दिए, 32 इंटू 2 इज 68, बचेगा क्या बच्चे 4, 4 0 40, 32 इंटू 1 इज 34, बचेगा क्या 6। आगे हमें करना भी नहीं है वैसे, 34 इंटू 68 1 1 आएगा। सो ये हो जाएगा 2.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सब कुछ हमने एसआई में लेने की कोशिश की है, सो आंसर भी क्या आएगा एसआई में। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। सो 2.1 इंटू 10 माइनस 10 मीटर कहाँ पे है बच्चे, ऑप्शन 3। सो आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप क्लियर है ये। यहाँ हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है और जो काइनेटिक का है वो बराबर होता है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो डबल होता है किसके, टोटल एनर्जी के। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो हमने निकाल लिया के Q1 Q2 बाई आर से, एंड जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो गिवन है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने E से लिख लिया,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ई से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया ई से मल्टीप्लाई? ताकि ई कैंसल्स ई, बाकी ई की वैल्यू दे रखी थी, हमने वो वैल्यू पुट किया एंड देन आंसर आ गया। बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा यूनिक है, लाइक अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन यूनिक होगा, तो थोड़ा इसका डिफिकल्टी आप मीडियम लेवल में कह सकते हैं, बट बहुत मुश्किल कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट तो नहीं है। आप अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो इस जैसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, आई होप क्लियर है आपको ये। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए आप, इस जैसे भी क्वेश्चन आप बहुत किए होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखो बच्चे, अगर आप क्वेश्चन किए रहोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे, तो जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे आपको लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन कर रखा है। और जब आप क्वेश्चन किए रहोगे तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बहुत ज्यादा होगी, ठीक ठाक स्पीड से आप क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट जानते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए हो, देन उस केस में आपकी स्पीड कम रहेगी। आप जो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअली आता भी है तब भी आप उस क्वेश्चन में थोड़ा सा हेजिटेट करोगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। ओके, तो प्रैक्टिस अगर आप बहुत ज्यादा किए रहोगे, तो अगर आप हर तरह के क्वेश्चन देखे रहोगे तो आप क्वेश्चन में बहुत जल्दी बढ़ोगे, बहुत धीरे धीरे सोच समझ के नहीं बढ़ोगे। आप मतलब सोच समझ के इन द सेंस की आराम आराम से नहीं बढ़ोगे, लेजीनेस नहीं दिखाओगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे एंड टाइम कम लगाओगे आप क्वेश्चन करने में। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, a box contain 50 kg, a box of mass 50 kg, sorry, a box of mass 50 kg is kept on a floor of a stationary trolley। तो ये मैंने बना लिया ट्रॉली बच्चे, ये ट्रॉली है। इस ट्रॉली पे बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास क्या है बच्चे? 15 kg, मास है 15 kg। The coefficient of static friction between the box and trolley is 0.12। म्यू क्या है बच्चे? 0.12। Keeping the box इन स्टेशनरी स्टेट वाला ट्रॉली, बॉक्स को स्टेशनरी रखना है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन, यहाँ इसका ट्रॉली का मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है? तो हमें क्या बताया बच्चे, अगर ट्रॉली एक्सीलरेट होगा तो इस बॉक्स पे क्या आने वाला है? स्यूडो फोर्स। अगर ट्रॉली एक्सीलरेट होगा तो बॉक्स पे क्या आने वाला है बच्चे? स्यूडो फोर्स। और किधर की तरफ लाएगा? जिधर एक्सीलरेट हो रहा है उसके ऑपोजिट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? एम ए मान लेते हैं ए नॉट इसको, तो एम ए नॉट ये फोर्स आ जाएगा। ये फोर्स इसको किधर ले जाने की कोशिश करेगा? इधर की तरफ। अब ये बॉक्स स्लाइड होना नहीं चाहता है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा इस पे। तो एम ए नॉट अगर एफ के बराबर हो जाए देन हम कह लेंगे ये स्लाइड हो जाएगा। हमको इसके बराबर करके निकाल लेना है ए नॉट की वैल्यू। मास क्या दे रखा है बच्चे? 15 इंटू ए नॉट बराबर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बच्चे? तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, ऊपर क्या लग रहा है? n। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो जाएगा 15 ए नॉट बराबर म्यू इंटू नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे? mg के बराबर। नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे? mg के बराबर। m क्या है मेरे पास? 15 इंटू g की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 10 लेना है, 10 ले लेते हैं। तो 15 से 15 कट गया, ए नॉट क्या होगा? म्यू इंटू 10। म्यू की वैल्यू बच्चे हमको दे रखी है सवाल में 0.12 इंटू 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आंसर इज 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन 4। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी आता है, स्यूडो फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। बहुत कम कैलकुलेशन भी है इसमें, ठीक है? ओके, आई होप क्लियर है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड कैपेसिटर 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 दे रखा है हमको 10 माइक्रोफैरड एंड C5 दे रखा है 2.5 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है हमसे। बोला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पहले क्या बोला है बच्चे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, अगर हम बात करें बच्चे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, तो यहां हमको दिख रहा है ये C1, C2, C3, C4, ये चारों किस में है बच्चे? C1, C2, C3, C4 चारों किस में बच्चे? सीरीज में। और हमें पता है सीरीज में रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होता है? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। पैरेलल में क्या होता है बच्चे? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। बट अगर इक्वल दे रखा है देन C इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चे? C/N, C/N। तो C कितना है मेरे पास? 10 है, कितने? 4 टू दैट 10 2.5 माइक्रोफैरड। इन चारों का क्या हो गया? 2.5। ये 2.5 का है, पैरेलल में सिंपली ऐड कर देते हैं तो 2.5 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा बच्चे? 5 माइक्रोफैरड। ये C इक्विवेलेंट है। सो यहां से ये ऑप्शन तो गया, ठीक ना? 5 माइक्रोफैरड क्या है बच्चे? C इक्विवेलेंट। अब अगर 5 माइक्रोफैरड C इक्विवेलेंट है तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि चार्ज कितना जा रहा है यहां से? तो हमें पता है बच्चे Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV। Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV।
तो अब हमारे पास C कितना है 5 माइक्रोफैरेड, V कितना है बच्चे 50, तो चार्ज कितना जाएगा 250 माइक्रो कूलम, 250 माइक्रो कूलम। तो ये मेरे पास चार्ज है 250 माइक्रो कूलम। अब ये जो चार्ज है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, हमें दिख रहा है कि 2.5 है और ये भी 2.5 है, तो इक्वल इक्वल होगा, तो यहाँ भी 1.125 और उधर भी 125, और सीरीज में हर जगह चार्ज क्या होगा बच्चे सेम, तो 125 यहाँ भी और 125 सारों में, तो आंसर क्या होगा बच्चे 5 माइक्रोफैरेड एंड 125, 5 माइक्रोफैरेड एंड 125, ऑप्शन 2 5 माइक्रोफैरेड एंड 125। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल, आपको बस सी इक्विवेलेंट निकाल देना है और कुछ भी नहीं करना उसके बाद। हमको बताइए इक्वल कैपेसिटेंस है तो चार्ज इक्वल इक्वली डिवाइड होगा। क्लियर है? ओके देन बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हाँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m from the surface of earth to a height equal to radius of earth will be। surface of earth से बच्चे कहाँ लेके जाना है, एक हाइट पे, ये रहा surface of earth, ये लेट्स से radius of earth है, यहाँ से r डिस्टेंस लेके जाना है, तो हमसे बोला है, क्या बोला है हमसे, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा बच्चे, ठीक ना। तो हमें क्या पता है वर्क डन क्या होता है बच्चे, mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r, डायरेक्ट फॉर्मूला है वर्क डन का, mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे mgr अपॉन 1 प्लस h, यानी r के बराबर है r बाई r, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो mgr बाई 2, आंसर इज ऑप्शन 4, mgr बाई 2, ऑप्शन 4। क्लियर है? ये फॉर्मूला इन जनरल ज्यादातर लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r, चेंज इन, जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब भी हम बात करते हैं हम ये फॉर्मूला जरूर देखते हैं वहां पे, mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, each side of a metallic cube of mass 5.580 is measured to the 9.0 सेंटीमीटर, मास दे रखा है हमको 5.580 kg, एंड साथ में क्या दे रखा है बच्चे, साथ में दे रखा है हमको साथ में हमको दे रखा है यहाँ पे साइड का लेंथ दे रखा है, जो कि है a मान लेते हैं इसको, वो है 9.0 सेंटीमीटर, 9.0 सेंटीमीटर। कीपिंग सिग्निफिकेंट डिजिट इन व्यू, डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी d दे रखा है या रो मान लेते हैं, और रो दे रखा है बच्चे x इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला x की वैल्यू क्या होगी, हमसे क्या बोला है बच्चे x की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या पता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं बच्चे 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होना चाहिए 2, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम लगाने वाले हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो जब भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होगा सिग्निफिकेंट डिजिट किस क्या होता है, हम लीस्ट वाले के साथ जाते हैं, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू में, जिस हमारे पास जिस क्वांटिटी में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है हम उस क्वांटिटी के साथ जाएंगे। तो लीस्ट क्या है बच्चे हमारे पास 2, तो हम किसके साथ जाएंगे 2 के साथ, इसके साथ नहीं जाएंगे। तो आंसर में क्या होना चाहिए 2। आपको ऑप्शन देख के लगना चाहिए कि यहाँ ये जो मेरे पास दे रखा है यही फाइनल रिजल्ट आ सकता है, यही फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो इसी को हमें राउंड ऑफ करना है असल में, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक 2 तक। एक बार हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लाइक ये है मेरे पास 5.580 डिवाइडेड बाय ये 9.0 इनटू, अगर मैं सेंटीमीटर से जाऊं मीटर में तो 10⁻⁻² होगा, और उसका क्यूब करूं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5.580 डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब होगा 729, क्या होगा बच्चे 729, एंड ये हो जाएगा 10⁻⁻² का क्यूब इज -6, ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 5.580 अपॉन 729 इंटू 10⁻⁻6, और अगर मैं इसको इसमें एडजस्ट करा दूं तो ये हो जाएगा 5580 बाई 729 इंटू 10⁻3। अब अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो 729 इंटू 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 729 इंटू 7 हो जाएगा, एक बार इधर डिवाइड कर लेता हूं मैं, 5580 बाई 729, एक बार देखते हैं ये 9 से जाएगा नहीं, तो 5 5 10 10 8 18 9 से चला जाएगा, तो क्योंकि 9 से जाने के लिए सम को 9 से जाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 9 से 9 इंटू 9 1 9, ये हो जाएगा 9 से 9 6 54,
9 6 54, लेफ्ट 1 18, 9 2 18, 620 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे ये 620। अब ये ना ही 9 से जाएगा और ना ही आपका 3 से जाएगा, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 81 7 जा, तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 567। तो 567 में अगर आप ऐड कर दो 567 3 हो जाएगा 570 एंड देन 50 इज 620, तो 53 ये होगा। तो अगर ये 53 है, जीरो लगाएंगे तो 530 हो जाएगा। अब 530 हमें दिख रहा है, ये 537 से तो नहीं जा सकता, इसको हम लेके जाते हैं 6 से। तो 81 इंटू 6 होगा, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 486 एंड देन 530 घटाएंगे तो 486 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 500 और 30 एंड 14 हो जाएगा 44 और 44 को अगेन आप लेके जाओगे 80 से, जीरो लगा देते हैं, 80 से लेके जाओगे तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 405। तो यहाँ आ जाएगा 5 और 405 यानी 35 अगेन 350, तो अब जाएगा 4 से। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है 7.654 आ रहा है। अब ये जो 7.65 हो रहा है इसे हमें राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? राउंड ऑफ। और कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक बच्चे? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो हमें दिख रहा है ये 4 है, 5 से कम है, ड्रॉप कर देंगे तो 7.65 हो गया। अब यहां से प्रॉब्लम क्या है, देखो ध्यान दीजिए, यहां से 7.65 से अगर मैं देखूं तो 5 मेरे पास है। अब एनसीईआरटी ये कहता है कि 5 के पहले अगर इवन है तो ड्रॉप कर दो। एनसीईआरटी क्या कहता है बच्चे? 5 के पहले अगर इवन है तो ड्रॉप कर दो, ये एनसीईआरटी कहता है। और 5 के पहले अगर ऑड है तो एक बढ़ा दो। हमें दिख रहा है ये क्या है बच्चे? इवन, तो हम क्या कर देंगे? ड्रॉप। सो इस हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? 2। एनसीईआरटी के हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चे? यहाँ आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए। बट ज्यादातर जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास, एनसीईआरटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, अगर आपके पास 5 से, अगर आपके पास जो हमारे पास है, अगर ये 5 है और सामने वाला इवन है तो बढ़ा दो और ऑड है तो ड्रॉप कर दो। तो एनसीईआरटी के बिल्कुल ऑपोजिट है और सारे बुक्स। तो यहाँ हम एनसीईआरटी के साथ अगर जाए तो आंसर क्या है? 7.6, और अगर उसके साथ नहीं जाए तो आंसर क्या है? 7.7। सो हम एनसीईआरटी के साथ ही जाएंगे और आंसर क्या है यहाँ पे? 7.6 ना कि 7.7। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। बढ़ते आगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बट अगर आप ट्रिक समझते हैं एनटीए का, लाइक ये वाला ट्रिक कि ये ऑप्शन ये कैलकुलेट करके आने वाला है, देन इसको हमें राउंड ऑफ करना है तो आप पहुंच जाते। ये चीज समझना था। अगर आपके पास टाइम कम था तो आप पूरा करने के बजाय इसके साथ जाते। ओके, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग प्लॉट शोज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है बॉल को, तो अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे एंड देन पहले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो हमें क्या पता है बच्चे? शुरू में वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, उसको हम क्या लेने वाले हैं? पॉजिटिव। और बाद में वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ है तो उसको हम क्या लेने वाले हैं? नेगेटिव। यहाँ वेलोसिटी सिर्फ पॉजिटिव है। अगर स्पीड का वेरिएशन बोला होता देन हम जा सकते थे, लेकिन स्पीड नहीं बोला है। क्या बोला है? वेलोसिटी। क्या बोला है? वेलोसिटी। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी को नेगेटिव है, होना पड़ेगा। शुरू में पॉजिटिव है जब तक वो हाईएस्ट पॉइंट तक गया, उसके बाद डायरेक्शन रिवर्स हुई है तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा बच्चे? नेगेटिव। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब शुरू में पॉजिटिव होगा क्योंकि शुरू में बॉडी ऊपर जा रही है, बाद में नेगेटिव होगा, यहां शुरू में ही नेगेटिव है तो ये भी नहीं होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी ओनली, ऑप्शन सी ओनली। तो क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, बस डायरेक्शन का खेल है। कोई ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है ही नहीं है, बस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 0.02। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसका पोटेंशियल और काइनेटिक यानी एक तरह से टोटल एनर्जी दे रखा है बच्चे 0.02 जूल। क्या दे रखा है बच्चे? टोटल एनर्जी। फिर हमसे बोला है स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड पूछा है हमसे। हमें क्या पता है बच्चे? जब वो एक्सट्रीम पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। जब वो मीन पे होता है तो काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल 0 होती है, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा वही क्या हो जाएगा बच्चे? काइनेटिक। कहाँ पे बच्चे? मीन पे। कहाँ पे? मीन पे। या कहाँ पे बच्चे? इक्विलिब्रियम पे। कहाँ बच्चे? इक्विलिब्रियम पे।
तो हमें क्या पता है 0.02, यही क्या होगा हाफ mv², हाफ m, तो 0.02 इज इक्वल टू हाफ ऑफ m, क्या रखा है बच्चे 20 ग्राम, बस इसको कन्वर्ट करना हमें केजी में, 20 इंटू 10⁻³ इंटू v², इस 2 से इस 10 को कैंसिल कर देते हैं, 0.02 बराबर 10⁻² इंटू v², इसको इधर लेके आएंगे तो 0.202 बाई 10⁻², हमें दिख रहा है डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10⁻², 10⁻² से ये कैंसिल हो जाएगा, v² हो जाएगा 2, यानी v क्या आएगा बच्चे √2, यानी 1.414, तो v की वैल्यू क्या आ गई 1.414। ऑप्शन देखें अगर हम 1.41 के साथ जाएंगे, ऑप्शन 2 1.41। क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ, कह सकता हूं कि बच्चा ये सोचने में कहीं गलती कर दे, टोटल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट की हम उसको काइनेटिक के बराबर रख लेते हैं, बट एक बार अगर ये पॉइंट सोच लिया कि टोटल एनर्जी ही क्या है बच्चे अपना काइनेटिक है, देन उस केस में इक्विलिब्रियम पे, देन उस केस में ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, और डेटा भी बहुत अजीब नहीं दे रखा है कि आपको कैलकुलेशन में मुश्किल होगा, बहुत नॉर्मल डेटा दे रखा है, चीजें ज्यादातर अपने आप से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, आई होप क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस लैम्डा इज k यूनिट। हमें क्या पता है बच्चे, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डॉट 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 ऐसे होता है हमारा, ठीक ना। अब हमसे बोला है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा जहां पार्ट डिफरेंस क्या है बच्चे लैम्डा बाई 3। अब हमें पता है बच्चे इंटेंसिटी क्या होता है, I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, जहां पे I0 क्या है जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी है, जो कि एक तरह से 4 टाइम्स ऑफ वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कोहेरेंट सोर्स जो मिल रही है उसके 4 टाइम्स होती है, ठीक है, जाने देते हैं। ये हमको दे रखा है k, क्या दे रखा है बच्चे k, हमको क्या चाहिए डेल्टा फाई, क्या चाहिए हमको डेल्टा फाई, हमको क्या दे रखा है पार्ट डिफरेंस, हमें क्या पता है बच्चे फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x, तो 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x क्या है बच्चे लैम्डा बाई 3, डेल्टा x क्या है बच्चे लैम्डा बाई 3, लैम्डा कैंसिल्स लैम्डा, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री, एंड हमें पता है cos 120 की वैल्यू क्या होती है बच्चे 1/2, क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा k cos स्क्वायर, यहाँ 120/2 है, ये देखिए डेल्टा फाई है 120/2 60 है, क्या है बच्चे 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा k/4, k/4, सो आंसर इज ऑप्शन 1 k/4। आई होप क्लियर है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कन्वर्जन। ये जो है, ये जो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, बच्चे बता दो मैं, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन, बहुत क्वेश्चन है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे बोला है इन द सर्किट शोन द वोल्टेज, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को आदत होती है आउटपुट देखने का, ज्यादातर बच्चे ये समझ लेते हैं कि आउटपुट सिर्फ हम इसके अक्रॉस निकालते हैं, बट ऐसा है नहीं, सिर्फ हम रेसिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट नहीं ले सकते, हम आउटपुट तो किसी के अक्रॉस ले सकते हैं। यहां हमसे बोला है आउटपुट वीडी के अक्रॉस, सही, लाइक ये डायोड है उसके अक्रॉस आउटपुट वीडी है, उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना बच्चे। तो अगर रेसिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट आएगा तो वीडी के अक्रॉस नहीं आएगा, अगर वीडी के क्रॉस आउटपुट आएगा तो रेसिस्टेंस के क्रॉस नहीं आएगा। हमें क्या पता है बच्चे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें क्या होने वाला है बच्चे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस में है। कैसे है बच्चे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये मुझे दिख रहा है रिवर्स बायस में है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर ये रिवर्स बायस में है इसका मतलब ये है कि इसके अक्रॉस आउटपुट नहीं आएगा, यानी डायोड के अक्रॉस आउटपुट आएगा। निगेटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस में है, यानी आउटपुट किसके अक्रॉस आएगा बच्चे, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, उसके अक्रॉस नहीं आएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैसे ही का वैसे ही होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 हो जाएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। बाकी एक बात और है, यहाँ कोई भी और ऑप्शन में 0 आउटपुट नहीं है, कोई भी और ऑप्शन में बच्चे 0 आउटपुट नहीं है, तो कोई भी और ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं था, कोई भी और ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं था। तो अगर आप
आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता था तब भी आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाते, कोई भी और ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं था किसी भी केस में। अगर यहां इसका उल्टा दे दिया होता देन हम बात करते, अगर ऐसे दिया होता ग्राफ देन हम कहते कि कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। यहां कोई कंफ्यूजन था ही नहीं क्योंकि कोई भी और ऑप्शन पॉसिबल नहीं था। ठीक, सो ऑप्शंस पे भी मेहनत नहीं किया इस बार, ऑप्शंस भी वैसे ही सीधे सीधे दे रखा है। ऐसे ऑप्शंस है जो एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन कर लो, ऐसे क्वेश्चन है ऑप्शन एलिमिनेट करके। ओके, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, एन एसी सर्किट कंटेन्स रेसिस्टेंस ऑफ, हमारे पास रेसिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम यानी 1 × 10⁻³ ओम एंड कैपेसिटेंस ऑफ 0.1, कैपेसिटेंस दे रखा है हमसे 0.1 माइक्रोफैरेड और साथ में बच्चे क्या दे रखा है, इंडक्टेंस एल दे रखा है हमारे पास 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी सीरीज में कनेक्टेड है। हमसे क्या बोला है बच्चे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC, 1/√LC सिंपल। या जहां पे रेजोनेंस होता है वहां पे एक्सएल बराबर क्या होता है बच्चे, XC। या तो आप इससे इक्वेट कर लो या आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट याद हो, ओमेगा बराबर 1/√LC। ठीक है, यहां से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से फिर हम उसके बाद निकाल लेंगे, यहां से ओमेगा आ जाएगा फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf से। ठीक ना बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो यहां अगर मैं ओमेगा निकाल लूं तो 1/√L क्या है मेरे पास, L दे रखा है इधर रहा 1 मिली हेनरी यानी 10⁻³ और उसके अलावा मेरे पास C क्या दे रखा है बच्चे 0.1 माइक्रोफैरेड यानी 0.1 × 10⁻⁻6। ये है 0.1 को हम कह लेंगे 10⁻1, तो ये आ जाएगा 10⁻6 3 9 9 1 10 10⁻⁵ ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻5। ये आ गया ओमेगा, क्या आ गया बच्चे, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बच्चे 2πf, 2πf बराबर 10⁻5। तो यहां से f क्या आ जाएगा 10⁻5/2π। तो इसको हम लिख लेंगे, हमको सब जगह किलो हर्ट्ज दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चे, किलो हर्ट्ज। तो ऐसा करते हैं 10⁻3 को अलग रख लेते हैं और 100 को अलग रख लेते हैं ताकि ये किलो हो जाए, और 2π यानी 2 × 3.14, 2 × 3.14। तो ये आ जाएगा 100/6.28 × 10⁻3 यानी ये 15 से ज्यादा आने वाला है। किस आने वाला बच्चे 15 से ज्यादा, लेकिन 20 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 15.9। सो आंसर इज ऑप्शन 4 15.9 किलो हर्ट्ज। ठीक है, बहुत आपको ओमेगा का फॉर्मूला पता होता है, या तो आप यहां से, अगर आपको नहीं याद आ रहा है वैसे तो याद हो जाता है, बहुत नॉर्मल है, बट अगर आपको नहीं याद, क्योंकि एलसी ऑसिलेशन आपने पढ़ा होता है तो वहां से ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। लेकिन अगर अब याद नहीं आ रहा है आपको तो आप एक्सएल बराबर XC से भी कर सकते हो, एज सच कोई मसला नहीं है। अब एक बार ओमेगा आ गया, हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf होता है, तो वहां से इक्वेट करके आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ओके देन बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड if it is reduced in one region producing dark fringe, it is in other region producing bright fringe. As there is no gain or loss of energy, these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy. Diffraction and interference are कैसे explained by only light wave? नहीं, अगर मैं इस स्टेटमेंट को जोड़ दूं तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस साउंड में भी होता है, हमने पढ़ रखा है, तो सिर्फ लाइट वेव ही ये फेनोमेना को इसको एग्जिबिट नहीं करती, ये साउंड भी करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा फॉल्स, एंड ऑप्शन बी फॉल्स। और ऑप्शन ए हमें क्या पता है जी, जो हमारे पास इंटरफेरेंस है उसमें बस एनर्जी क्या होती है रीडिस्ट्रीब्यूट, क्या होती है रीडिस्ट्रीब्यूट, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं जाती नहीं है एनर्जी, सो एनर्जी कंजर्व है। सो आंसर इज ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ऑप्शन थर्ड ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, बी फॉल्स है। ओके, आई होप क्लियर है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव yxt is equals to this, where x and y are in centimeter and t is in second. The phase difference दे रखा है हमको, क्या दे रखा है बच्चे, phase difference separated by a distance of 0.5, यानी हमको पार्ट डिफरेंस दे रखा है। डेल्टा x क्या है बच्चे 0.5, हमसे क्या बोला है डेल्टा फाई बता दो, डेल्टा फाई बता दो। हमें क्या पता है बच्चे, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ डेल्टा x, 2π/λ डेल्टा x, डेल्टा फाई बराबर 2π/λ। हमको क्या चाहिए अब यहाँ लैम्डा, क्या चाहिए हमसे लैम्डा। अगर मैं इक्वेशन देखूं ट्रैवलिंग वेव का तो वो क्या होता है बच्चे y x, t बराबर क्या होता है बच्चे
a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या ये होता है a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लूं तो a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ये होता है इक्वेशन जनरल। यहाँ हमको दिख रहा है 2 पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन है, साथ में फाई ऐड कर सकते हैं हम फेज को लेके, इनिशियल फेज को लेके, लेकिन हमको इनिशियल फेज से मतलब नहीं है तो हम फाई ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूं यहां से तो हमको 1 बाई लैम्डा दिख जाएगा और वो है 0.008, 0.008 1 बाई लैम्डा दिख जाएगा हमको। तो डेल्टा फाई क्या होगा बच्चे, 2 पाई बाई लैम्डा क्या है मेरे पास 1 बाई लैम्डा 0.008 इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है बच्चे मेरे पास 0.5। अब अगर मैं 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, सो आंसर क्या होगा 0.008 पाई, 0.008 पाई ऑप्शन। ओके, यहाँ ऑप्शन 2 दे रखा है। ओके, यहाँ जो डिस्टेंस है ना बच्चे वो है आपका सेंटीमीटर में, किसमें बच्चे सेंटीमीटर में, यहाँ जो डिस्टेंस हो किसमें सेंटीमीटर में, लेकिन फेज डिफरेंस मीटर में दे रखा है। तो जो हमने लैम्डा निकाला है असल में बच्चे वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ हम इसको 2 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, तो 2 डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.8, क्योंकि ये हमने जो निकाला हुआ है हमने लैम्डा को मीटर में ही रख लिया है, लैम्डा किसमें रख लिया है मीटर में, इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्या बोल रखा है एक्स एंड वाई किसमें है सेंटीमीटर में। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में यूनिट को लेके ही है। अगर आप यूनिट पे ध्यान नहीं दोगे तो आप किसके साथ चले जाओगे, इसके साथ चले जाओगे, जैसे हम चले गए थे। तो आपको यूनिट का प्रॉपर केयर करना है। यहाँ ये चीज किसमें है जी सेंटीमीटर में, तो बहुत केयरफुली आपको इस क्वेश्चन को रीड करना था, ठीक है। अगर आप केयरफुली रीड करेंगे तो आपको पता है कि लैम्डा की वैल्यू जो हमने निकाले थे वो सेंटीमीटर में थी, किसमें थी बच्चे सेंटीमीटर में। तो उसको हम अगर 1 बाई लैम्डा ये था तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर में, तो हमें पता है लैम्डा क्या हो जाएगा 0.008 1 बाई 0.008, और ये किसमें है बच्चे, तो ये मेरे पास है सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करता, यानी 100 से मल्टीप्लाई करता। तो एक तरह से 1 बाई लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 1 बाई लैम्डा हो जाएगा 0.008 बाई 10 टू द पावर -2, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देता 100 से तो ये हो जाता 0.8, और अगर ये 0.8 हो जाता देन आंसर क्या आएगा हमारा 0.8 पाई रेडियन, 0.8 पाई रेडियन। तो यहाँ आपको यूनिट का बहुत प्रॉपर ध्यान रखना था। अगर आप यूनिट का ध्यान रखेंगे तो बहुत नॉर्मली ये क्वेश्चन कर देंगे। यहाँ दे रखा है आर इन सेंटीमीटर, किसमें दे रखा है बच्चे सेंटीमीटर में, और यहाँ हमको दे रखा है पार्ट डिफरेंस वो मीटर में दे रखा है। तो इसका अगर आप ध्यान रखेंगे यूनिट का तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप क्लियर है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। दो फोर्स है, पहला है मेरे पास क्या 8 न्यूटन, फिर क्या है बच्चे 6 न्यूटन। ये दोनों फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और हमसे बोल रहा है जिसका मास क्या रखा है बच्चे 5 kg। हमसे क्या बोल रहा है बच्चे एक्सेलरेशन पहले बोला है, तो हमें पता है ये 8 और 6 का जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर है, तो अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। तो हमें पता है 8 6 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा बच्चे ये 10। तो यहाँ फोर्स क्या लग रहा है बच्चे 10 न्यूटन। एंगल दोनों से दे रखा है 8 न्यूटन से भी और 6 न्यूटन से भी, तो अगर मैं एंगल 8 न्यूटन से निकालूं तो हमें पता है tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये 6 है, ये 6 था तो ये भी क्या होगा 6, ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6, तो tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चे 6/8 यानी 3/4। तो एंगल 8 वाले से क्या होगा 3/4, 8 वाले से एंगल क्या है 3/4, यहाँ 8 वाले से 4/3। ये तो ऑप्शन नहीं होगा ना, क्योंकि एक्सीलरेशन अगर निकालो तो एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चे फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, फोर्स है 10 मास है 5, 5 टू 10, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सीलरेशन आ रहा है, तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा। अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन है और साथ में हमको ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि एंगल 8 वाले से 3/4 है, तो 8 वाले से एंगल tan इनवर्स 3/4 है, ये तो है दिख रहा है 8 वाले से 3/4 है। यहाँ भी 8 वाले से 4/3 ये नहीं होगा, 6 से दे रखा है 8 वाले से 3/4, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बेसिक वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत एज सच उतना मुश्किल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोफैरेड। कैपेसिटेंस क्या दे रखा है बच्चे 200 पिकोफैरेड। वन ऑफ देम इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट। दो है, एक बना लेते हैं एंड ये दूसरा है मेरे पास। इसको चार्ज कर दिया हमने 100 वोल्ट सप्लाई से एंड डिस्कनेक्टेड, और हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर।
द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट। हमें पता है हर जगह लॉस कितने का होता है बच्चे, 50% का। हर जगह लॉस कितने का है, 50% का, हर जगह। तो अगर हम इसको इससे अब कनेक्ट करेंगे तो पहले इसका एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी क्या है इसमें स्टोर्ड, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी मेरे पास क्या है 200 पिको फैरेड है, यानी 10 टू द पावर -12 फैरेड, -12 फैरेड इनटू वी स्क्वायर कितना है 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 4, ये चला जाएगा 100 बार में। तो 100 इंटू 4 10 की पावर 6, और ये हो जाएगा 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। इस एनर्जी का 50% लॉस हो जाएगा, 50% लॉस हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ 10 टू द पावर -6। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। सो आंसर क्या होगा बच्चे, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम बैटरी से चार्ज करेंगे तब भी हाफ, जब कैपेसिटर से चार्ज करेंगे तब भी हाफ। हर जगह 50% एनर्जी लॉस होने वाली है। तो आंसर क्या होगा 0.5 इंटू 10 -6, ऑप्शन ए 0.5 इंटू 10 -6। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। शुरू में अगर हमसे बोला होता कि जब मैं चार्ज किया था तो जितना एनर्जी स्टोर होता है उतना ही एनर्जी लॉस होता है, तो शुरू में 10 -6 था, 1/6, तो जितना स्टोर हुआ होगा उतना ही लॉस हुआ होगा इसको चार्ज करने में। लेकिन ये हमसे नहीं पूछा है, हमसे क्या बोला है, अब मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं देन कितना लॉस होगा, तो जितना एनर्जी अभी है उसका आधा लॉस हो जाएगा, उसका आधा लॉस हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। आई होप क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, द पावर ऑफ ट्रेन विच लिफ्ट मास। तो हमें पता है पावर क्या है, एनर्जी बाय टाइम। यहां हम यूज कर सकते हैं वर्क डन बाय टाइम। क्या यूज कर सकते हैं बच्चे, वर्क डन बाय टाइम। वर्क कितना है मेरे पास, तो हमने 1000 kg को उठाया है 20 मीटर के हाइट से ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो 1000 m इंटू जी 9.8 उन्हें h20, और टाइम कितना लिया हमने बच्चे 10 सेकंड। टाइम कितना लिया हमने 10 सेकंड। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें दिख रहा है 1000 है, हर जगह आंसर में, हर जगह नहीं, दो जगह किलोवाट है, तो 1000 को हम किलो में चेंज कर देते हैं, तो किलोवाट तो हो गया, और 2 इंटू 9.8 करेंगे तो 19.6, तो 19.6 किलोवाट। सो आंसर इज ऑप्शन 3, 19.6 किलोवाट। क्लियर है, आपको बस वर्क डन बाय टाइम करना था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वर्नियर कैलिपर 20 VSD कोइंसाइड विद 19 MSD। हमें पता है, और साथ में बोला है लीस्ट काउंट वर्नियर, और 1 MSD दे रखा है। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चे, 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चे, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये हमारे पास लीस्ट काउंट है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब अगर मैं वर्नियर स्केल डिवीजन निकालूं कितना होगा, तो हमको बोल रखा है 16 मेन स्केल 20 वर्नियर स्केल कर रहा है, तो 1 VSD क्या हो जाएगा 16/20 मेन स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा 4 4 16, 4 5 20, 0.8 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितने का है बच्चे, मेन स्केल डिवीजन कितने का है 1 mm का, तो 0.8 mm ये हो जाएगा हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या है 1 MSD माइनस 1 VSD, ये लिस्ट काउंट है हमारे पास। 1 MSD इज 1 mm माइनस 0.8 mm, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0.8 इज 0.2 mm। ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो कोई ऑप्शन mm में नहीं है, सेंटीमीटर में है, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.02 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन 3, 0.02 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत बेसिक वैल्यू फिलिंग क्वेश्चन है, बहुत बेसिक वैल्यू फिलिंग क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रोलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम। कह रहा है किसमें, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ रिएक्शन टाइम दे रखा है, बस क्या है इंग्लिश है और थोड़े बहुत डेटा है, उसी से कंफ्यूज किया हुआ है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। बस हमको क्या बोल रखा है 5 डिफरेंट लोग है, सबका रिएक्शन टाइम है, बताना है आपको कि डिस्टेंस ट्रेवल किसमें ज्यादा होगा। तो जिसमें ज्यादा टाइम, हमें पता है ना डिस्टेंस या एस क्या होता है, हाफ ऑफ GT स्क्वायर, हाफ ऑफ GT स्क्वायर। अगर यू 0 मान भी ले, ना भी माने तब भी टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो टाइम ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा। टाइम ज्यादा किसमें है 22, तो पहले क्या हो जाएगा B, फिर 21 यानी E, फिर 20 यानी A, फिर 20 के बाद 19 यानी D, फिर C 18, तो BEADC, BEADC ऑप्शन 3 BEADC। क्लियर है, ये क्वेश्चन 30 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है, उससे ज्यादा लगने वाला टाइम नहीं है इसको के। बढ़ते आगे। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे थोड़ा सा वो रह जाते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, तो इसमें थोड़ा मसला हो जाता है। ओके, बढ़ते आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहां थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आपको,
बना रखा है वायर लेकिन उसका रेसिस्टेंस दे रखा है, तो हम वायर के साथ जाएंगे तो हम कहेंगे ये तो वायर है बट रेसिस्टेंस दे रखा है वायर का। तो सवाल देखिए कह रहा है यूनिफॉर्म मेटलिक वायर हैविंग रेसिस्टेंस 4 ओम, कितना रेसिस्टेंस बच्चे 4 ओम, इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप, क्या बना दिए स्क्वायर लूप। एरिया चेंज नहीं किया, एरिया चेंज नहीं किया है, क्या चेंज किया है लेंथ इसका, और 4 ओम है तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, सबका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। और रेसिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में कर दिया। हमको दिख रहा है अगर मैं इसको फैला दूं, अगर मैं इसको यहां से खींच लूं तो ये क्या है बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसमें इसका इसका रेशियो बराबर है, तो ये क्या है बच्चे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है बच्चे ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी ये वाला क्या हो जाएगा गायब, क्या हो जाएगा गायब। हमसे बोला है करंट, कौन सा करंट, इसमें भी नहीं बोला है कि ये वाला बता दो जो करंट बैटरी सप्लाई कर रहा है वो बोला है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अब अगर मैंने इसको गायब कर दिया 1 1 का 2 1 1 का 2 2 2 का 1, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चे 1। अब अगर आर इक्विवेलेंट 1 है तो हमें क्या पता है बच्चे V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V कितना है 2, I नहीं पता R कितना है 1, तो I क्या हो जाएगा बच्चे 2, सो आंसर इज 2 एम्पियर, ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहे हैं अ रूम हीटर इज रेटेड, क्या रेटिंग है 400 वॉट 220 वोल्ट, इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप टू 200 वोल्ट, कितना हो गया बच्चे 200 वोल्ट, कह रहा है पावर कंज्यूम क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ जो पावर रेटिंग दे रखा है उससे हम क्या निकाल लेंगे बच्चे रेसिस्टेंस, क्या निकाल लेंगे रेसिस्टेंस। हमें क्या पता है बच्चे पावर क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, रेसिस्टेंस कांस्टेंट होना है, यानी आर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, यानी V1 स्क्वायर बाई P1 बराबर V2 स्क्वायर बाई P2 हो जाएगा ना बच्चे, क्योंकि ये चीज अगर कांस्टेंट है तो V स्क्वायर बाई P कांस्टेंट है, यानी V1 स्क्वायर बाई P1 बराबर V2 स्क्वायर बाई P2, V1 स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर बाई P1 यानी 400 बराबर V2 स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर बाई P2 नहीं पता हमें, तो यहां से P2 क्या हो जाएगा बच्चे 400 इंटू 200 इंटू 200 बाई 220 इंटू 220, हमें दिख रहा है 0 0 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 2 जा 22 2 11 जा 22 एंड 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 4 0 0 0 0 बाई 121 121। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 121 इंटू 4 ले जाएंगे तो नहीं होगा, तो आंसर 4 तो नहीं होगा, और आंसर 2 भी नहीं होगा, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो आंसर इज 331। ठीक है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको दिख रहा है ना 4 एंड देन 40 डिवाइड बाई 121 है, हमको दिख रहा है ना 4 से तो जाएगा नहीं, तो 400 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 से ले जाएंगे तो 121 4 इज 484, तो वो तो होगा नहीं, 2 से ले जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 3 के बाद का ही, तो आंसर इज 331, ऑप्शन सी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 100 टर्न क्लोजली ऑन सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, ध्यान देना यहाँ भी यूनिट का बच्चे, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस 5 अभी मीटर में चेंज कर देता हूँ 2 मीटर, यूनिट का बहुत खासा ध्यान देना आपके क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन इस बार थोड़े बहुत फंसे हैं वो यूनिट वाले ही हैं, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूनिट का खेल है, अगर आपने यूनिट पकड़ लिया सही से कन्वर्ट कर लिया देन हो जाएगा। अच्छा, आगे बोला है मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमको, क्या दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ये बी दे रखा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमसे बोला है करंट और मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या बताया बच्चे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना लूप का सेंटर पे, ये है मैग्नेटिक फील्ड इतना सेंटर, वो होता है बच्चे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये होता है बच्चे म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहाँ हमको दिख रहा है b बराबर और साथ में n भी होता है, n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो n दे रखा है मेरे पास, b की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3.14 गुणे 10⁻³ बराबर n क्या दे रखा है 100, म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई निकालना है हमें, आर पता है, आर क्या दे रखे है बच्चे 5 इंटू 10⁻⁻², 5 इंटू -2, ये -2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 4 हो गया, और 4 3 7 10⁻⁻3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, यहाँ से हमको दिख रहा है आई हो जाएगा 3.14 इंटू 5 बाई 4 पाई, 4 पाई, पाई से ये पाई है कैंसिल हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, यानी 4 1 जा 4 लेफ्ट 1 1 0 10 4 2 जा 8 लेफ्ट 2 4 5 20 1.25, कुछ ओके, हमने यहाँ 2 छोड़ दिया है 2, तो अगर मैं 2 लेके जाऊंगा, हमने यहाँ 2 छोड़ दिया था
तो अगर मैं 2 लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 3.14 इंटू 2 इंटू 5/4 पाई। तो पाई से ये पाई कैंसिल, आई आ जाएगा आपका 10/4। आई क्या आ जाएगा 10/4 यानी 2.25 2.5 4 टू द 8 2 10 लेफ्ट 0 2.5। तो आई आ गया आपके पास 2.5। तो ये जो दो मेरे पास ऑप्शन है ये दोनों हो गए गायब। क्या हो गया बच्चे गायब। अब हमको आई मिल गया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एम, एन आई ए, एन आई ए। एन क्या है 100, आई क्या है 2.5, ए क्या है पाई आर स्क्वायर। ए क्या है बच्चे पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो पाई इंटू आर क्या है मेरे पास, तो आर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू -2 का होल स्क्वायर, ठीक ना बच्चे। इसको मैं मिटा रहा हूं आई वाले कैलकुलेशन को, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एज सच उतना भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं है बट हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हम किए रहते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2.5 इंटू पाई, इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 10 का स्क्वायर इज 10⁻4। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो और ये हो जाएगा 10 की पावर -2 और फिर ये हो जाएगा आपके पास, इसको नीचे लाएंगे तो 100 हो जाएगा और 25 इंटू 4 इज 100। तो 2.5 इंटू पाई एंड पाई इज 3.14 डिवाइडेड बाई 4 तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 का 0 लेफ्ट 10, 25 and 25 and 10, 25 and 25 and 10, 35 का 5 लेफ्ट 3, 25 3 जा 75 एंड 3 78। अगेन मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 25 4 जा 100 का 0 लेफ्ट 10, 25 and 25 and 10, 35 का 5 लेफ्ट 3, 25 3 जा 75 and 3 78/4। तो अप्रोक्सीमेटली आने वाला है आपका 1.9 के आसपास, इसको हम 2 मान लेंगे। सो आंसर इज ऑप्शन 4 2.5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 1.9 समथिंग आएगा उसको हम 2 मान सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्लियर है। m बराबर NIA, ठीक ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चे NIA। क्लियर है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहे हैं रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर विद अ स्मॉल कट is moving out of a region of uniform magnetic field 0.3 Tesla directed normal to the plane of the loop. The EMF developed across the cut if the velocity of the loop is, हमसे क्या बोला है बच्चे EMF developed, क्या बोला हमसे EMF developed कट के अक्रॉस। तो हमें क्या पता है जो EMF डेवलप होगा पूरे अगर कंप्लीट होता वो तो हम कह देते कि वहां करंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसे है कुछ लूप, ऐसे है कुछ लूप, तो जो EMF पूरे में डेवलप होगा वही यहाँ पे आएगा इन दोनों पॉइंट के बीच। तो E क्या है मेरे पास बच्चे BLV। E क्या है BLV। लेंथ कौन सा लेना है हमें, तो ये दो लेंथ है। एक तो कह रहा है कि वेलोसिटी डायरेक्शन दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इतना इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड, यानी 3 सेंटीमीटर वाले साइड के वो नॉर्मल है। तो हमें क्या यूज करना है बच्चे 3 सेंटीमीटर का यूज करना है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है E क्या है बच्चे BLV, B ऐसा यूनिट दे रखा है तो सीधे सीधे यूज कर लेंगे। तो 0.3 इंटू L क्या है 3, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में। वेलोसिटी क्या रखा बच्चे हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और जो हमको ये हमारे पास किस में था मीटर में एंड ये टेस्ला में था, तो जो हमारे पास आएगा वो ऐसा यूनिट में आएगा EMF। तो अगर मैं देखूं तो 3 जा 9 2 जा 18, तो 1.8 ये हो गया और ये हो जाएगा 10 टू द -4। सो आंसर इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट, ऑप्शन 4 1.8 इंटू -4 वोल्ट। क्लियर है। ओके देन, बहुत बेसिक फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट 4 स्टेटमेंट। ओके, हमसे बोला है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू A क्यूब। हमें पता है R बराबर होता है R0 A की पावर 1/3। तो वॉल्यूम क्या होगा प्रोपोर्शनल टू A, प्रोपोर्शनल टू A क्यूब तो नहीं होगा, तो A तो फॉल्स हो गया। B वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू A, ठीक है, B सही लग रहा है हमें, ठीक ना। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं, अच्छा B सही लग रहा है तो ये ऑप्शन दोनों तो वैसे ही चले गए। अब ये दो ऑप्शन बच गए। D देख लेते हैं सीधे सीधे। कह रहे द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। सही बात है। मास डिफेक्ट क्या है, न्यूक्लियस में जो भी चीजें हैं माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या है बच्चे यही मास डिफेक्ट। तो B एंड D दो सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। अब देखते हैं हम
सी के साथ क्या है, द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। नहीं, एटम के मास में से न्यूक्लियस का मास हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, मास डिफेक्ट नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है मास डिफेक्ट को हाइड्रोजन के टर्म में लिखने के टर्म, जब मास डिफेक्ट को हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के टर्म में लिख रहे थे, देन हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था। ठीक है, ये मास डिफेक्ट नहीं है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी क्या है बच्चे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहां से क्या जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अननोन न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ दिस एंड मास दिस, इट्स मास नंबर इज। क्या बोले हमसे बच्चे, यहां हमारे पास दे रखा है डेंसिटी डी 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17। ठीक है, साथ में हमको मास दे रखा है बच्चे, मास दे रखा है 19.926 इंटू 10 पावर -27। ठीक है, हमसे बोला है ए बता दो, क्या बता दो हमसे, ए। तो हमें क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो 2.2529 इंटू 10 पावर 17 ये दे रखा है डेंसिटी। ये क्या है बच्चे, मास, यानी 19.926 इंटू 10 पावर -27 बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा 19.926 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या है, तो आर है आर नॉट, आर हमें पता है, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। तो आर क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा आर नॉट क्यूब ए, आर नॉट क्यूब ए। तो आर क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे, आर नॉट क्यूब ए बराबर जो हमारे पास डेटा है वो होगा ही। अब 4 पाई की वैल्यू दे रखी है 12.56 ये दे रखी है हमारे पास, बाई 3/3। आर नॉट क्यूब क्या है, तो 1.2 का क्यूब, 1.2 का क्यूब इनटू, साथ में मेरे पास क्या है बच्चे 10 टू पावर हो जाएगा 10 -45 और साथ में a है बराबर, इसको सॉल्व करूंगा तो 19.926 अपॉन 2.29 इंटू 10 टू द पावर -44। तो 44 और 45 क्या हो जाएगा बच्चे, 10 टू द पावर -1 हो जाएगा ना, 44 और 45 इसको इधर लेके आएंगे, नीचे -44 होगा और ये हो जाएगा 10 टू पावर -1। ठीक है बच्चे, अब 10 की पावर -1 क्या होगा बच्चे, तो नीचे आके 10 हो जाएगा, नीचे आके 10 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको वापस इधर की तरफ सॉल्व करूं तो ये हमको दिख रहा है ए, अगर मेरे को निकालना है तो इन सारी बातों को ऊपर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 19.926 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 12.56 इंटू 2.9 इंटू 1.2 का क्यूब। तो 1.2 का स्क्वायर होता है 12×144 और क्यूब करेंगे तो 12 4 जा 48 का 8 लेफ्ट 4, 12 4 जा 48 4, 52 का 2 लेफ्ट 5, 12 12 5 17। ओके, 1.728 और हमें दिख रहा है मैंने क्यूब किया है तो 3 के बाद लगाना है डेसिमल, तो 1.728 साथ में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ 1.728 से। ठीक है, ये करना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं देखूं तो ये हमको दिख रहा है ये हमको दिख रहा है बच्चे, कैलकुलेट अगर मैं इसको करने जाऊं 1.728 दिख रहा है हमको। ठीक है, एक तो मैं इसको 3 से काट सकता हूं, 2.29 9 to 11 to 13 ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 3 5 जा 15 तो 0.5 3 5 जा 15 एंड देन आ रहा है आपका 22 3 7 जा 21 3 6 18 0.576। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 190 आएगा और हमें पता है ये 15 से बड़ा आएगा। यहाँ अगर मैं कहूँ 19.926 इंटू 10 अपॉन 12.56 इंटू 2.29 इंटू 0.576 ये कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा बच्चे 12 के आसपास। थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन टफ है, लाइक कर सकते हैं आप कैलकुलेट, लेकिन थोड़ा मुश्किल है कैलकुलेशन। आंसर थोड़ा दूर दूर है 12 16 19 20, तो एक बार कैलकुलेट करेंगे आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट चीजें करके तो आंसर आपको दिख जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक ना, तो आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन ए 12। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है बस यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं। यही क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं था डेटा जिससे कट जाए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा डेटा कट जाने वाला, तो थोड़ा मुश्किल है कैलकुलेशन, बाकी ऐसा कुछ और टफ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन का ही मसला है। ठीक है बच्चे, ओके देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट व्हाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एल नोट डाउन द डेटा। यहाँ हमको दे रखा है 30 ऑसिलेशन। क्या दे रखा है बच्चे? 30 ऑसिलेशन। और 30 ऑसिलेशन कितने देर में दे रखा है? 60 सेकंड में। 60 सेकंड में। और हमसे बोला है कैलकुलेट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। क्या बोला हमसे? लेंथ। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे सिंपल पेंडुलम का? t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हमारे पास है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखो तो 30 ऑसिलेशन 60 सेकंड में हो रहा है, तो एक ऑसिलेशन बच्चे हो जाएगा 2 सेकंड में, और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो यहाँ टाइम पीरियड क्या है बच्चे? 2 सेकंड। तो हमें दिख रहा है टाइम पीरियड क्या है? 2 बराबर 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो इस पाई को अंदर लेके जाते हैं, तो पाई अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे? पाई स्क्वायर एल बाई जी। पाई स्क्वायर और जी की वैल्यू सेम दे रखी है, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर कर देंगे तो एल बराबर 1 मीटर। सो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 1 मीटर। बहुत इजी। इसमें ऐसे वैल्यूज भी दे रखे थे जो कैंसिल कर जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत लेंथी कैलकुलेशन था, लेकिन इसमें ऐसा दे रखा है डेटा कि क्वेश्चन वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे एंड बहुत जल्दी वो कट जाएगा बहुत जल्दी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट। ठीक ना बच्चे? यानी हमको हीट का रेट दे रखा है। वैसे हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, अगर मैं टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं तो एक तरह से डी क्यू बाई डी टी बराबर डी यू बाई डी टी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये हो जाएगा। अब हमको दे रखा है डी क्यू बाई डी टी, क्या है बच्चे? वो 100। चूंकि जा रहा है क्या कहते हैं उसको, सप्लाई हो रहा है सिस्टम को, तो हम पॉजिटिव लेंगे, और साथ में बोल रखे हमसे कि सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वर्क, तो वो भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो डी यू बाई डी टी प्लस ये कितने से कर रहा है बच्चे? 75 जूल पर सेकंड, यानी 75 वॉट है। तो अब यहाँ से अगर हमको ये निकालना है तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 75 यानी 25। तो बस हमें क्या करना था? डिफरेंशिएट करना था उसको टाइम के रेस्पेक्ट में। सो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 25 वॉट, ऑप्शन 4। क्लियर है? ओके देन बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। अच्छा, यहाँ एक बस दिक्कत है बच्चे कि लीनियर मास को ही एम मान रखा है। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि लीनियर मास एम दे रखा है उसको मास ही ले लेंगे। नहीं, ये लैम्डा एम दे रखा है। क्या एम दे रखा है बच्चे? लैम्डा एम दे रखा है। तो मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ। तो लैम्डा क्या दे रखा है? एम इंटू लेंथ। तो मास क्या हो जाएगा? ml। क्या हो जाएगा? ml। अब मुझे बोला है इसके अबाउट निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट। अच्छा, लेंथ l दे रखा है, इसको बेंड किया है, तो रेडियस निकाल सकते हैं ना बच्चे। जो हमने एक रिंग को बेंड किया है, तो यानी 2 पाई r क्या होगा बच्चे? l के बराबर। तो r क्या हो जाएगा? l अपॉन 2 पाई, l अपॉन 2 पाई, ये r आ गया। अगर ये रिंग है तो इस वाले एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या होता है बच्चे? mr स्क्वायर। इस वाले एक्सिस के अबाउट क्या होता है? इन दोनों एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2। क्या होता है बच्चे? mr स्क्वायर बाई 2। हमसे पूछा इसके अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस पर हम लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। 3/2 mr स्क्वायर। सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 3/2 3/2। m क्या है मेरे पास? तो m है स्मॉल m इंटू एल। r स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास? l स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3ml क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। 3ml क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। आंसर इज ऑप्शन 2, 3ml क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। क्लियर है? ओके देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ इतना, इफ इट इज कन्वर्टेड इतना द शंट रिक्वायर्ड इज। तो हमें कह रहा है कि इसको हमें एक अमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका रेंज इतना हो। तो हमें अगर इसको अमीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस हम किस में यूज करेंगे? पैरेलल में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने करंट दिया ना वो फुल करंट किसको ना जाए? गैल्वेनोमीटर को ना जाए, क्योंकि वो 1 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देगा। 1 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो अगर हम चाहते हैं कि फुल करंट उसको ना जाए तो हमें सीरीज में लगाएंगे तो सारा करंट उसके पास जाएगा। तो हमें किस में लगाना पड़ेगा बच्चे? पैरेलल में। और हम अगर पैरेलल में यूज करें तो लेट्स से ये मेरे पास था गैल्वेनोमीटर और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना बच्चे? 100 ओम। ये मैंने यूज कर लिया शंट रेजिस्टेंस। क्या है बच्चे? ये शंट रेजिस्टेंस। करंट क्या है मेरे पास? करंट जा रहा है यहाँ 1 मिली एम्पियर जाना चाहिए। रेंज कितना करना है मेरे को? 10 एम्पियर। यानी यहां से कितना करंट आना चाहिए? 10 एम्पियर। उसमें से अगर 1 इधर जाएगा यानी 0.001 एम्पियर।
0. मिली का मतलब क्या है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.001 एम्पियर। तो इधर कितना जा रहा है बच्चे, अगर 0.001 एम्पियर इधर जा रहा है तो इधर कितना जा रहा है, तो इधर क्या जा रहा है मेरे पास बच्चे, तो 10 माइनस 0.001 यानी 9.999, ठीक ना, क्योंकि इसमें अगर मैं ये 0.001 ऐड करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 9.999 करंट यहाँ जाना चाहिए। हमें क्या बताया बच्चे, V बराबर आई आर, दोनों पैरेलल में है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या होगा, आई आर, यानी 9.999 इंटू आर एस बराबर यहाँ क्या है बच्चे, आई 0.001 इंटू आर क्या है बच्चे 100, आर क्या है 100, तो यहाँ से आर एस क्या हो जाएगा 0.001 इंटू 100 बाई 9.999। इसको अगर मैं हटाऊं 9.999 को तो ये हो जाएगा हमारे पास, डेसिमल से डेसिमल गया, 100 बाई 9999, 100 बाई 9999। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख सकता हूँ 10,000, कह सकता हूँ इसको 10,000, जीरो कैंसिल जीरो, 1 बाई 100 आ गया यानी 0.01, ऑप्शन ए दिख रहा है हमको 0.01, ठीक ना, क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं इसको, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपको बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कि हम कैसे एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर में यूजिंग सेंटर रेजिस्टेंस। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है देन आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमको हुआ ये है कि ये जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज था ना, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर को और बैटरी को कर दिया इंटरचेंज। क्या कर दिया, इंटरचेंज। देन क्या होने वाला है, अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करते हैं तो अगर वो बैलेंस्ड है तो वो बैलेंस्ड ही रहता है। क्या होता है बच्चे, बैलेंस्ड ही रहता है। यहाँ बोला है ओनली लेफ्ट साइड, नहीं होगा, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, नहीं डिफ्लेक्शन होगा, अगर बैलेंस्ड है तभी बैलेंस्ड रहेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन, ठीक ना। तो बैलेंस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में अगर मेंशन किया होता ना कि वो बैलेंस्ड है, क्या है बच्चे, बैलेंस्ड है, देन इंटरचेंज करते तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता, वो बैलेंस ही होता। लेकिन ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो हम जाएंगे इसके साथ ऑप्शन 4। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 हमसे बोला द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पीयर, यानी अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू क्या है बच्चे, 5 एम्पीयर, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम, हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टेक टू रीच द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये 0 है, पीक वैल्यू तक का टाइम, पीक वैल्यू तक का टाइम, ठीक ना। तो पीक वैल्यू तक का टाइम क्या होता है, तो टोटल टाइम ये है टाइम पीरियड, ये आधा टाइम क्या है बच्चे, t/2, पीक वैल्यू तक का टाइम क्या है बच्चे, t/4। तो हमको क्या निकालना है, t/4। ओमेगा दे रखा है हमको, सॉरी फ्रीक्वेंसी दे रखा है जो कि 1/t होता है, 1/t होता है, तो t क्या हो जाएगा 1/f यानी 1/60, 1/60। अब हमें क्या पता है बच्चे, t/4, तो t/4 क्या हो जाएगा 1/60 इंटू 4, यही हमारे पास टाइम रहेगा उसको पीक तक जाने में, यानी 1/240। सो आंसर क्या होगा बच्चे 1/240, ऑप्शन 4। क्लियर है, ओके। बाकी आप किसके साथ कर सकते थे, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, या I बराबर आई नॉट साइन 2πf इंटू टी, 2πf इंटू टी। यहाँ इसको हमें क्या पुट करना था, 0, क्या पुट करना था 0, और वहां से हमको टाइम निकल जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोन बिलो शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर। वायर क्या है बच्चे मेरे पास, सॉलिड। मैं ऐसे बना देता हूं आपको वायर को, ये सॉलिड वायर है, ये सॉलिड वायर है। सॉलिड वायर में हमको दे रखा है बच्चे क्रॉस सेक्शन ए, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, रेडियस ए दे रखा है, और बोला है कि करंट आई जा रहा है और वो यूनिफॉर्म है। करंट किधर कितना जा रहा है बच्चे, आई, और पूरे वॉल्यूम से करंट आई है, पूरे वॉल्यूम के थ्रू जा रहा है करंट आई। तो हमें क्या पता है बच्चे, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाला नहीं है, और हमें पता है अंदर में मैग्नेटिक फील्ड किसके, जैसे अगर मैं यहाँ पे अंदर में कोई रीजन लूं तो हमें क्या पता है, B.dl बराबर म्यू नॉट आई, पूरे एरिया से, यानी पाई आर स्क्वायर से या पाई ए स्क्वायर से करंट आई है, तो यूनिट से क्या होगा I बाई पाई ए स्क्वायर। अगर मैं R ले लूंगा तो क्या हो जाएगा I बाई पाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो B कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, dl को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा 2 पाई r, 2 पाई
आर, क्योंकि मैंने आर डिस्टेंस में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, तो 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई क्या आया है, आई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो यहां से हमें दिख रहा है ओके नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना बच्चे, तो आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर था, तो आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ हमें दिख रहा है आर से आर कैंसिल हो जाएगा एक, तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो बी किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे, आर के। हमें यहाँ दिख रहा है यहाँ बी प्रोपोर्शनल है आर के, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पार्ट करके ये क्वेश्चन हो जाता है। ओके देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। पहला कह रहा है व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस अबव सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। सही बात है, हमने फॉरवर्ड बायस पढ़ रखा है, फॉरवर्ड बायस का हमने ग्राफ देख रखा है, ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक ना, सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद। दिस करंट को नहीं, रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं बोलेंगे इसको, रिवर्स सैचुरेशन करंट तो रिवर्स बायस में होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट बट बी इज फॉल्स, सो ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ऑप्शन 2, सो आंसर इज ऑप्शन 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन करेक्ट है। इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी फील्ड इज जीरो। सही बात है, कंडक्टर के अंदर में फील्ड नहीं होता, तो ए तो ट्रू है, हमसे बोला है करेक्ट, तो ए ठीक है। बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे एनसीईआरटी में दे रखे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप, सरफेस के नॉर्मल होता है और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी सिग्मा पे डिपेंड करता है, तो बी जो है कह रहा है डिपेंड नहीं करता, तो बी गलत है। द इंटीरियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। सही बात है, अगर हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो अंदर में नहीं रहेगा, सरफेस पे रहेगा। हमने पढ़ भी रखा है कि देयर इज नो चार्ज एक्सेस चार्ज रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, अंदर में नहीं रहता। सो यहाँ बोला है क्या, चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, सही बोला है ये, तो ऑप्शन सी भी क्या होगा बच्चे, करेक्ट। नेक्स्ट डी पे जाते हैं। एट सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू, सही बात है, नॉर्मल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं होगा तो कंपोनेंट हो जाएगा, और जैसे ही कंपोनेंट होगा तो चार्ज मूव कर जाएगा, और हमने पढ़ रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो वहां से भी हम कह सकते हैं कि ये बात ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है। आते हैं ई के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड कंडक्टर, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होता है। पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट, तो ये जीरो नहीं होगा, सो आंसर इज ए सी डी, ए सी डी, ऑप्शन 3 ए सी डी। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 कह रहा है हमसे फॉर अ मेटल वर्क फंक्शन इज दिस, वर्क फंक्शन 5 दे रखा है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मैक्सिमम वेवलेंथ, ये बात ध्यान है आपको। तो हम यहाँ इस एनर्जी को एच सी बाई लैम्डा नॉट से इक्वेट कर रहे हैं, ठीक ना बच्चे। तो यहाँ से हमको लैम्डा नॉट क्या मिल जाएगा बच्चे, एच सी बाई 6.6 जूल में कन्वर्ट कर तो ई आ जाएगा। अब एच सी बाई ई की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 12,400 एंगस्ट्रॉम में होती है, बाई 6.6, ये किस में है बच्चे, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो यहाँ एक और जीरो आ जाएगा, या ऐसा करते हैं डेसिमल को नहीं हटाते हैं, 6.6 से डिवाइड करते हैं। अब ये 2 से कम आएगा, 2 से कम आएगा, लाइक ये आएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 6 मान लूं तो 6 दूनी 12 और 12 हो गया, और साथ में 3 जीरो, साथ में 3 जीरो। एंगस्ट्रॉम से मेरे को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक और जीरो हटा देता हूं, तो ये 200 नैनोमीटर आ रहा है, उससे कम आ रहा है, उससे कम आ रहा है। तो अगर 198 के आसपास आ रहा है, 190 के आसपास आएगा, मान लेते हैं 200 से कम आएगा, यह मान लेते हैं। तो अगर 200 से ये कम आ रहा है तो जो हमारा आंसर है ना वो 200 से कम होना चाहिए। तो 200 वाला जो हमारे पास वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड मतलब वो नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कॉनकेव लेंस a ray of light emanating from object parallel to the principal axis of a lens after refraction। अच्छा, यहाँ 2 चीजें हैं, ये है कि एनसीईआरटी ने जो डिफाइन कर रखा है F1 F2 वो अलग तरीके से कर रखा है, और जो डेफिनेशन है उसका एक्चुअल वो अलग तरीके से, ठीक ना। वैसे तो 10th लेवल पे जाए तो जैसे ये मेरे पास है, तो इसको हम कह रहे थे F1, इसको हम कह रहे थे F2, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इमर्जेस, उस हिसाब से तो ये हो जाएगा अपीयर्स टू डाइवर्स तो होगा ही फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F1 हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम लाइट ऐसे ले ऐसे जाएगा तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डाइवर्स हो रहा है, यहाँ से डाइवर्स हो रहा है, तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ओके, बाकी बोनस भी हो सकता है। ओके, पढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 अ सबमरीन इज डिजाइन्ड टू विदस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 atm। कितना atm बच्चे,
100 atm. How deep can it go below water surface? Consider density this. अच्छा, हमें क्या पता है 100 atm पे बियर कर सकता है, कितना हाइट नहीं जा सकता है, तो किसी हाइट पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच. ये कितना होना चाहिए बच्चे, 100 atm. पास्कल में कन्वर्ट करें तो 10 to the power 5, क्योंकि दे रखा है अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू लेनी है, 1 atm इतना लेना है. पी नॉट अगेन 10 to the power 5 ले सकते हैं, प्लस रो जी एच बराबर 100 to the power 5. ये 100 है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा रो जी एच 99 इंटू 10 to the power 5. रो की वैल्यू दे रखी है हमारे पास बच्चे, वो है 10 to the power 3. जी की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू एच. 3 और 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 4 ना, और 99 into the power 5, तो 4 से 5 10 बार में चला जाएगा, एच क्या हो जाएगा 990 मीटर. सो आंसर इज 990 मीटर. ऑप्शन ए 990 मीटर. क्लियर है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, इस जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, इससे मुश्किल क्वेश्चन भी दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक ना, तो ये क्वेश्चन होना था. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चे. तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास मैच द कॉलम का, ये आपके पास है, अगर आपने ईएम वेव पढ़ा हुआ है सही से तो आपको इसका यूज और या जो भी कह लीजिए कैसे प्रोड्यूस होता है ये आपको पता है, ठीक है. पूरा एक टेबल बना रखा है एनसीईआरटी ने, ईएम वेव का प्रोडक्शन, उसका यूज, ये टेबल बना रखा है. तो इससे क्वेश्चन हर बार आता है, इधर प्रोडक्शन से आता है या यूज से आता है, यहाँ भी आता है, नीट में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, जे में भी आता है. तो ये आपको टेबल याद होना चाहिए. इसका आंसर क्या है बच्चे, ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 क्या है, ए का माइक्रोवेव का 4 है, ठीक ना. उसके बाद हमारे पास बी विजिबल लाइट का 1 है. कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो हमने पढ़ रखा है ना बालमर जो सीरीज है वो विजिबल रीजन में आता है, वहां से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना. तो बी का 1 है, ऐसे सी का 2 एंड डी का 3. तो ये आपको टेबल याद रहेगा, तो उस टेबल से आप कर सकते हैं सीधे. पूरा आपको डेटा वाला क्वेश्चन था ये, अगर आपको टेबल याद है तो होगा, नहीं याद तो नहीं होगा. ओके देन, आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. ओके देन, थैंक यू.